डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी और कंसेप्चुअल लेक्चर्स विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 के इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग ये कंसेप्चुअल लेक्चर्स देख रहे हैं। दिस लेक्चर इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो 1.4 एक्सरसाइज के पहले जो कंसेप्चुअल चीज़ें दी हुई हैं जिसके बेसिस पर 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमको आगे लगभग हर कॉन्सेप्ट में यूज़ करना है, ठीक है, उसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, ये आगे हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे अभी आज के लेक्चर में कंसेप्चुअल चीज़ें, उसमें हर जगह हम वेन डायग्राम यूज़ करने वाले हैं। और ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जिससे न सिर्फ आपके क्लास 11th के क्वेश्चंस बनेंगे, बल्कि आप आगे जब जाएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल में तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, रीजनिंग असर्शंस के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है ना, वेन डायग्राम से। तो जब हम आगे इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के, तो वहाँ पर वेन डायग्राम का यूज़ कैसे करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई डायग्राम होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये जो नाम हमने रखा है इस डायग्राम का पर्टिकुलर, ये ना एक हम मैथमेटिशियन, एक लॉजिशियन थे, उनके बेसिस पर हमने रखा है, उनके ऑनर में। उनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, हालांकि हमको ज़रूरत नहीं है। जॉन वेन, जॉन सीना नहीं समझ लेना ना। ओके, ही वॉज इन 1834 टू 1883 अप्रॉक्स, ये उनके लाइफ पीरियड का ड्यूरेशन है। ओके, तो इनके ऑनर में हमने ये एक पर्टिकुलर जो डायग्राम था उसका नाम हमने वेन डायग्राम रख दिया। अब ये डायग्राम क्या है, ये क्या बताता है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो बेसिकली ये डायग्राम कोई बहुत विशेष चित्रकला वाला डायग्राम नहीं है। ये कुछ क्लोज फिगर होंगे, कुछ क्लोज फिगर यूजुअली सर्कल, जैसे सर्कल क्लोज फिगर होता है, एलिप्स, इस तरह के क्लोज फिगर होंगे, उसको हम एक फिक्स बाउंड्री वाले फिगर के साथ इनक्लोज कर देंगे, क्लोज फिगर के साथ, दैट इज रेक्टेंगल। तो कुछ क्लोज कर्व सर्कल जैसे हो गए, क्लोज कर्व, उसको हम एक पैक फिगर, क्लोज फिगर रेक्टेंगल से पैक कर देंगे। ये फिगर वेन डायग्राम फिगर कहलाता है। ठीक है, इसका काम क्या है ये थोड़ा सा समझिए ना। तो देखिए, बेसिकली ये नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसका नोट कर लो ताकि इसको हम एक्सप्लेन करें आगे तो आपको समझ में आए। इट इज़ ए डायग्राम, it is a simple diagram, it is a diagram in which universal set is represented by a rectangle. Rectangle is also a closed figure. So ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट हम पहले बात कर चुके हैं, इस पर एक एक्सरसाइज भी हम बना चुके हैं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक या जिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पर हम बात कर रहे हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक बड़ी फैमिली यूनिवर्सल सेट कहलाती है। ठीक है, ओके, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल, और उसी यूनिवर्सल सेट से बनाया हुआ कोई दूसरा सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? बड़ी फैमिली को, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हों। ठीक है,
अच्छा, इसी में से कुछ एलिमेंट निकाल के हम एक दूसरा सेट बना देंगे, तो उस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो बेसिकली किससे बिलोंग कर रहे होंगे? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से। सो अगर हमने अलग से एक सेट बनाया है, सो दैट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमने यूनिवर्सल सेट की बात कर ली, मतलब ये सबसे बड़ा फैमिली सेट हो गया, सबसे बड़ा सेट। आप जितने भी सेट बनेंगे इसी से बनेंगे, तो सब सेट जितने भी सेट बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट के जितने सबसेट होंगे, ध्यान से समझना शब्दों को, यूनिवर्सल सेट के जितने सबसेट होंगे उस सबसेट को हम क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट्स सबसेट्स are represented by closed curves। closed curve सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, या उससे मिलता जुलता कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम कौन सा फिगर चूज करेंगे? सर्कल्स। क्लोज कर्व के लिए हम लोग सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स के अलावा वो इलिप्स भी हो सकता है, आगे हम इलिप्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो आपको बातें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ के देखो, और ये इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं, तो इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो बातें आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएंगी। देखिए, मान लो मेरे पास एक सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना इसको समझने के लिए। यूनिवर्सल सेट को अपन यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू से। तो मेरे पास मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है, और इस सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज दिस इज़ ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब ये इसके अंदर जो एलिमेंट है ये बड़ी फैमिली के एलिमेंट माने जाएंगे। ठीक है, अब इसी से हम कोई टुकड़ा निकाल के, जैसे मान लो मैंने यहाँ से निकाल लिया, एक दूसरा सेट बना रहा हूँ मैं, मान लीजिए दिस इज़ 5 6 7 10। ये एक दूसरा हमने इसी के एलिमेंट निकाल के एक दूसरा सेट बना लिया, इसका नाम रख दिया ए। दिस इज सेट ए, जिसके मेंबर कौन कौन है? एलिमेंट 5 6 7 और 10 मान लो। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हो गए। तो अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? रेक्टेंगल से, क्योंकि बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ा सेट है। तो इसको देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल हमने ऐसे बना दिया बड़ा सा। ठीक है ना। अच्छा, यूनिवर्सल सेट ये समझाने के लिए हमने छोटा सा लिया है। बाकी अगर मैं बोलूँ द सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन अवर वर्ल्ड, समझ रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे संसार में, उन सब का कलेक्शन, तो उसकी गिनती कितनी होगी? इन्फिनिटी। हम काउंट तो कर नहीं सकते कितनी सारी गिनती होगी। तो उसको अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट है वो, तो उसके एलिमेंट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप कहाँ कहाँ लिखेंगे? लिख नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्लोज फिगर को ऐसे हम रेक्टेंगल बना के रिप्रेजेंट कर देंगे यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर बोल देंगे कि वो सारे एलिमेंट आ गए। जो भी हम काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो सब के सब एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए, और ये हमको दिखाएगा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम चाहें तो इसको यूनिवर्सल सेट के लिए यू यहाँ लिख लें, या बाहर लिख लें, या इधर लिख लें, कहीं भी लिख लें। अभी के केस में मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिस रेक्टेंगल इज आवर यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट को ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है। अगर एलिमेंट इतने हैं कि आप लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब तो आप लिख के रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट हैं, तो 10 तो हम लिख सकते हैं ना, तो 10 लिख के रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन अगर ज़्यादा एलिमेंट है जिसको हम लिख नहीं सकते, तो फिर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अंडरस्टूडेबल है कि अगर हमने इसको यूनिवर्सल सेट डिक्लेयर किया है, तो जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे होंगे वो सब के सब इसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट से ही हमने एक सेट बनाया है, तो ये सेट, इसके सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से भी बिलोंग करते होंगे, इसलिए ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट। याद रखना, ये सेट और उसी के सबसेट के बीच के डायग्राम को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हीं के रिलेशन को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट होगा
तो बाकी सब उसके सबसेट होंगे। अगर सबसेट नहीं होंगे तो आप उसको इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ एलिमेंट गिनती के हैं तो उसको मैं काउंट करके यहाँ लिख सकता हूँ। मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये सभी एलिमेंट यहाँ पर हमने नोट कर दिए, ठीक है, दिख रहा है। जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में थे सबको हमने एक रेक्टेंगल बना के, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, सभी एलिमेंट यहाँ हमने लिख के दिखा दिए। अब ये ए वाला सेट इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। इस सबसेट को भी हम अंदर दिखाना चाहते हैं, तो सबसेट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व। और यूजुअली क्लोज कर्व के तौर पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं? सर्कल। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार सर्कल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम एक क्लोज इलिप्स ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं, क्लोज होना चाहिए बस, ठीक है ना। याद रखना, यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाना? रेक्टेंगल से। सबसेट को किससे दिखाना है? क्लोज कर्व यानी सर्कल से, ठीक है। तो ये है सेट ए। सेट ए के एलिमेंट देख लो 5 6 7 8। यहाँ पर हमने सेट ए के एलिमेंट देखे, दिस इज 5 6 7 एंड 10। सो इसको हम एक क्लोज कर्व से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ऐसे नॉर्मल सर्कल ही होगा ये। तो आप अच्छे से बना लीजिएगा सर्कल, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा बनता है अक्सर, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज बेसिकली व्हाट? ए सर्कल, क्लोज कर्व जैसा भी बने। और इस सेट का नाम क्या है? ए। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं बाहर में, सेट ए। तो इसके अंदर देखिए एलिमेंट कौन कौन आ गए। इस सर्कल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 5 6 7 10 ये। और ये एलिमेंट किस सेट के एलिमेंट थे? ए। सो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। और ये बना किसके अंदर है? ये पूरा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। तो इसी के कुछ एलिमेंट सेट ए में भी आते हैं, तो ये लो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ये बना। सो दिस ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये डायग्राम क्या कहलाता है? वेन डायग्राम, समझ रहे हैं। और मान लीजिए एक और सेट होता ऐसा, ठीक है, और इस सेट के अंदर एलिमेंट आते 6 और 10। सपोज एक और सेट होता बी, जिसके अंदर एलिमेंट कितना है? 6, 10। तो देखो 6 और 10 बी सेट से बिलोंग करते हैं, 6 और 10 सेट ए से भी बिलोंग करते हैं। तो बी वाला सेट ए वाले सबसेट बी का सेट जो है, बी सेट, वो ए का क्या कहलाएगा? सबसेट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू एनी अदर एलिमेंट्स और बिलोंग्स टू एनी अदर सेट, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर सेट इज नोन एज सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट, है ना। तो B इज ऑल्सो कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए। इसी तरह से B में जो एलिमेंट है वो A में हमको दिख रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट में भी दिखता है, देखो 6 और 10 इससे भी बिलोंग कर रहा है। तो B U का भी यानी यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट कहलाएगा, और B A का भी सबसेट कहलाएगा। इसको अपन लिखते कैसे हैं? ऐसे, B इज सबसेट ऑफ सेट A, ऑल्सो B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ऐसे लिखते हैं अपन। A भी पहले क्या था? A इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये चीज़ें समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक सेट और उसके सबसेट के रिलेशन को ही ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी को नहीं करते, समझ रहे हैं? ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब अगर हम B को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? B को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, क्लोज कर्व। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सर्कल शेप में हो, क्लोज भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, लेकिन होना क्लोज चाहिए उसे। तो 6 और 10 के लिए यहाँ पर देखो ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये बढ़िया सुंदर सा, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हमको दिख रहे हैं? 6 और 10, जो कि किस सेट के एलिमेंट हैं? बी के। इसलिए ये वाला सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी। और ये किसके अंदर है? ए के अंदर। सो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। दिख रहा है? ये वाले डायग्राम क्या कहलाते हैं? वेन डायग्राम कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डायग्राम हम लोग आगे अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। ये नोट करें, और इससे आगे की बात फिर हम लोग आगे करते हैं। नोट करें जल्दी से। हैं ऑपरेशंस, हेडिंग दोगे,
ऑपरेशन या ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सेट? ऑपरेशन ऑफ सेट भी बोल सकते हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स भी बोल सकते हो, ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट क्या मतलब है? जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सब क्या है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। दीज ऑल आर ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा में ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस। दो चीज़ें जोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ये 3-4 आप लोग जानते हैं। फिर ऐसे ही पावर लगाना, किसी चीज़ को कुछ गुने इंक्रीज कर देना पावर लगा के, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑपरेशंस। तो हम अलजेब्रा में या किसी भी टाइप के कैलकुलेशन में तरह तरह के ऑपरेशंस लगाते रहते हैं, समझ गए? इसी तरह से जब हम लोग सेट पढ़ते हैं, सेट, तो सेट को सॉल्व करने के लिए भी कुछ टाइप के ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिस पर हमारा पूरा अगला एक्सरसाइज 1.4 आने वाला है, ऑपरेशंस ऑन सेट। और बेसिकली हम लोग 3 तरह के ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे। नंबर वन, सेट में पहला ऑपरेशन हमारा होगा यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन, इसके मीनिंग अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। अभी सिर्फ हम लिस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन सेट में हम पढ़ते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन। दूसरा हमारा ऑपरेशन होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये दूसरा ऑपरेशन होगा। जैसे मैथ्स के लिए ये 4 ऑपरेशन हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, वैसे ही सेट के स्टडी करने में हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसके मीनिंग हम अभी आगे समझने वाले हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और एक और होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये 3 तरह के ऑपरेशंस सेट्स में यूज़ किए जाते हैं, और इन्हीं 3 ऑपरेशन को आगे हम 1.4 एक्सरसाइज में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। अब इसको 1 बाय 1 हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या क्या है, इनके मीनिंग क्या है यूजुअली। ठीक है, तो इसको समझिए। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट, तो ये नोट कर लें, और 1 बाय 1 फिर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ यूनियन of set A and set B. Union of set A and set B is the set of all elements of set A and all elements of सेट बी। और इसके आगे एक छोटा सा सेंटेंस और, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको समझना आपको बढ़िया से। जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसके यूजुअल मीनिंग में, और इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस करते चलेंगे। जैसे इसमें हमको दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, तो 3 एग्जाम्पल हम लोग इसी के साथ कवर करते चलेंगे। तो एग्जाम्पल भी हमारा होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हमारा होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर इसके डेफिनेशन में हम आते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12। लेट ए बी वन सेट एंड बी बी अनदर सेट, फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल हमने आपको बता दिया, इसको पढ़ते कैसे हैं उस पर भी आते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, ए इज इक्वल टू, एक सेट है 2, 4, 6। ठीक है, और एक दूसरा सेट है 8 भी है इसमें। ओके, 2, 4, 6, 8, और दूसरा सेट है, नोट करिए, 6, 8, 10, 12।
ये 2 सेट हैं और इसमें हमको निकालना है फाइंड A यूनियन B। इसको कैसे पढ़ते हैं देखिए, A यूनियन B, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैसे पढ़ते हैं इसको, A यूनियन B। याद रखना ये भी सेट है, ये भी सेट है, दोनों सेट होंगे। तो अगर A एक सेट है, यहाँ देखो A एक सेट है, B एक सेट है, तो A और B का जो यूनियन निकलेगा वो भी क्या होगा, एक सेट। सबसे पहले यहाँ देखो A और B हमने 2 सेट माने थे, देन यूनियन ऑफ सेट A एंड B, दिस इज यूनियन ऑफ सेट A एंड B। इसको पढ़ते कैसे हैं, A यूनियन B, ठीक है। ये क्या होगा, सो यूनियन ऑफ सेट A एंड B इज ऑल्सो सेट, लेकिन कौन सा सेट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B। सेट A में जितने एलिमेंट हैं और सेट B में जितने एलिमेंट हैं सबका कलेक्शन, यानी इनका सेट क्या कहलाएगा, यूनियन सेट, ठीक है। A यूनियन B। तो देखिए डेफिनेशन भी समझते चलिए, इसको नोट भी करते चलिए ना। A यूनियन B क्या चीज़ होगा, तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है, क्या होगा, व्हाट इज A यूनियन B, ये हम आंसर कोट कर रहे हैं भाई ना। A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B, यूनियन सेट ऑफ A एंड B एक ही चीज़, व्हाट इज इट, तो आंसर है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, यानी सेट A में जितने एलिमेंट्स हैं यूनियन के सेट में भी वो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8। सेट A के जितने एलिमेंट हैं यहाँ लिख दिए, एज वेल एज और क्या है, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सेट B के जितने एलिमेंट हैं उसको भी यहाँ लिख देते हैं, 6, 8, 10, 12। समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज यूनियन सेट ऑफ A एंड B या A यूनियन B, ये क्या बनेगा, तो आंसर है ये भी एक सेट बनेगा, लेकिन कैसा सेट, तो आंसर है इसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। कौन से, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A, यहाँ से यहाँ तक देखो सेट A के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B, सेट B के सभी एलिमेंट, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन क्या है, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी सेट B और सेट A में जितने एलिमेंट कॉमन होंगे उसको एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमने किसको 2 बार लिख दिया है, तो आंसर है ये 6 डबल हो गया, 8 डबल हो गया। तो जो 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, उसको सिर्फ एक बार लिखना है, तो इसको हम मिटा के एक बार कर देते हैं। एक मिटा दिए तो एक बार 6 आया, एक बार 8 आया, बस, और इसको थोड़ा इधर नज़दीक कर देते हैं, दिस इज 10, 12, बस ये सेट तैयार हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, A यूनियन B। तो A यूनियन B एक सेट होता है, क्यों सेट होता है, इसलिए क्योंकि A खुद क्या है, एक सेट, B खुद क्या है, एक सेट, तो एक सेट और दूसरे सेट का यूनियन भी क्या बनेगा, एक सेट। सो दिस इज ऑल्सो ए सेट। और इस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, तो आंसर है ऑल एलिमेंट ऑफ A, ऑल एलिमेंट ऑफ B, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना। और ये तुम्हारा पुराना ही तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता। समझ में आई बात। सो दिस इज A यूनियन B। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, तो हमारे एग्जाम्पल भी कवर होते चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, एक सेट है मेरे पास A, E, I, O, U, ठीक है, और दूसरा सेट है हमारे पास A, I, U, और हमको A यूनियन B निकालना है, या प्रूव करना है, शो करना है। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, शो A यूनियन B इज इक्वल टू A, ये हमको शो करना है। तो बेसिकली पहले हमको A यूनियन B तो निकालना है ना, और A यूनियन B क्या होता है अभी हमने आपको समझाया। A यूनियन B कैसे निकलेगा, दिस इज ऑल्सो ए सेट, और कौन सा सेट, A सेट में जितने एलिमेंट हैं वो आ जाएं, B सेट में जितने एलिमेंट हैं वो आ जाए, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखो क्या क्या है, A इसमें, A इसमें, A एक बार लिख दिए, A इसमें है, लिख दिए, I यहाँ, I यहाँ, एक बार कॉमन लिख दिए, ठीक, O इसमें, O, U इसमें, U इसमें, एक बार U लिख दिए, बात खत्म। समझ आई। तो इसमें सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, जो A में आते हैं वो भी, जो B में आते हैं वो भी, और जितने कॉमन थे उसको एक बार लिख दिए, बात खत्म। सो दिस इज नोन एज A यूनियन B। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सेट A, E, I, O, U ये खुद क्या था, सेट A, तो हम इसकी जगह पर सेट A भी लिख सकते हैं, इसलिए A यूनियन B ये क्या है, ये सेट A है, ऐसे लिख दिए, ये प्रूव हो गया।
ठीक है, इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14, और इसका क्वेश्चन मैं कोट नहीं करता, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल नंबर 14 में क्या है। ये है लेट x इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर। ये एक सेट है, ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू, दिस इज ए सेट। कौन कौन एलिमेंट है इसमें? राम, गीता, अकबर। These are the elements of set X. Be the set of student of class 11th who are in school hockey team. ये कौन से टीम के मेंबर हैं? हॉकी टीम। ये प्लेयर है, मान लीजिए हॉकी टीम प्लेयर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सेट है Y। और Y सेट में कौन कौन है? गीता, डेविड, अशोक। ये दूसरा सेट है। और इस सेट की खासियत क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ये कौन से प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल टीम, ठीक, ओके। फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। इसमें एक वर्ड आ रहा है इंटरप्रेट, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो हमको x यूनियन y निकालना है, और x यूनियन y आपसे बन जाएगा कैसे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। A यूनियन B के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से होंगे? जो सेट A में भी आते होंगे और B में से B से भी बिलोंग करते होंगे, और जो कॉमन, जो एक से ज़्यादा बार आए होंगे उसको एक ही बार लिखना है, कॉमन को, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन थे? राम, ओके, राम। गीता यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, गीता। उसके बाद अकबर, और उसके बाद डेविड और अशोक। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेविड और अशोक, बात खत्म। तो ये क्या बन गया? ये बन गया x यूनियन y। अब इसमें जो एक शब्द आ रहा है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रिटेशन, यानी इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझिएगा, इंटरप्रेट का क्या मतलब है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि x यूनियन y का जो सेट बना, x यूनियन y जो बना, इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो ये बताते हैं कि इसमें वो टीम मेंबर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलने वाले से बिलोंग करते हैं, एज वेल एज जो फुटबॉल खेलते हैं वो भी हैं, और कॉमन वाले भी तो हैं। जैसे देखो यहाँ पे गीता हॉकी टीम की मेंबर थी और यहाँ पर गीता फुटबॉल टीम की मेंबर थी। तो ये प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो कोई भी सेट का यूनियन, जैसे x यूनियन y, ये सेट क्या बताता है, क्या इंटरप्रेट करता है, क्या दर्शाता है, क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? तो आंसर है इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ऑल द प्लेयर्स से क्या मतलब है? इसमें वो प्लेयर्स भी आ गए जो फुटबॉल खेलते हैं, वो प्लेयर्स भी आ गए जो हॉकी खेलते हैं, और जो दोनों खेलते हैं वो भी आ गए। ये इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, चाहे तो 2 लाइन इसमें हम लिख भी सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके लिख भी सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? इसको थोड़ा सा समझिए ना। देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि ये जो सेट हमारा बना x यूनियन y, इट इज सेट ऑफ, या इसको मैं थोड़ा ऊपर से लिख दूं, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, यहाँ से लिख देता हूँ ना। x यूनियन y इज सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द प्लेयर्स, स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑल द स्टूडेंट्स who are in, या टीम लिख लो, या who are हॉकी प्लेयर, या who are in हॉकी टीम, और
फुटबॉल टीम और या दोनों में, बोथ। ये हो गया इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? यानी यूनियन वाला सेट हमको क्या बताता है? यूनियन सेट हमको ये बताता है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट पहले वाले सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे वाले सेट से भी बिलोंग कर सकते हैं, दोनों से भी बिलोंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी, या एक सेट दूसरे सेट का अगर यूनियन बन रहा है, उसको मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ा सा देखिए ताकि चीज़ें आपको और क्लियर कट समझ में आए। मैथमेटिकली कैसे इसको डिफाइन करते हैं, देखिए ना। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। क्या होगा देखो, सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको मैं एक्स से दिखा रहा हूँ, ए यूनियन बी। सपोज दिस इज ए यूनियन बी, ये एलिमेंट है, तो इन सभी एलिमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म आपको आता है। सो एक्स, अब एक्स क्या होगा? यानी यूनियन वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो या तो ए सेट से बिलोंग करेंगे, या बी सेट से बिलोंग करेंगे, या कुछ ऐसे एलिमेंट भी आते होंगे जो दोनों में होंगे, जैसे ये और जैसे ये, यही होंगे ना। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है? एलिमेंट है। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। बस देखो, x यानी ये एलिमेंट, इन एलिमेंट को x बोल रहे हैं। x या तो सेट A से बिलोंग कर रहा होगा, x या तो सेट B से बिलोंग कर रहा होगा, या x दोनों से बिलोंग करेगा, A और B दोनों में। अब दोनों से बिलोंग करता है उसको अलग से लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोल देता हूँ कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मतलब वो तीसरी बात भी इसमें कवर हो गई। एक एलिमेंट, जैसे देखो A, ये A जो लिखा है, A यूनियन B के अंदर ये जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इसमें पहला एलिमेंट A किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से। तो ये बात पूरी हो गई, X बिलोंग्स टू A। दूसरा, A किससे बिलोंग कर रहा है? सेट B से। सो ये बात भी पूरी हो गई, X बिलोंग्स टू B। और तीसरी चीज़, A इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉमन है। तो कॉमन चीज़ तो इसी दो एक्सप्रेशन से डील हो जाती है। ए से, या एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें वो बात कवर हो जाती है। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया ए यूनियन बी को दिखाने के लिए। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब तीसरी चीज़, हम वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। अगर हम कोई एक ऐसा सेट जो यूनियन सेट हो, ए यूनियन बी, इसको अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, वेन डायग्राम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ ना, ये डेफिनेशन है कि x या तो A से बिलोंग करेगा, x या तो B से बिलोंग करेगा, या दोनों से बिलोंग करेगा। बीच में याद रखना, ये जो शब्द आया है और, ये बहुत मायने रखता है, ये आपको याद रखना है, और ना। अच्छा, इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखो। वेन डायग्राम, सबसे पहले ये A और B का सेट ना, ये एग्जांपल इसी को समझो, इसी को हम बना रहे हैं वेन डायग्राम में, ठीक। A और B, ठीक। ये A सेट है, ये B सेट है, तो हमको A यूनियन B रिप्रेजेंट करके दिखाना है वेन डायग्राम में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले क्या मानेंगे? एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? जैसे इस केस में मैंने बोला ये एक सेट है AEIOU, तो AEIU किससे निकला होगा? हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूरा कलेक्शन है, A से लेके Z तक 28 लेटर 26 लेटर जितने भी हैं, उसी में से ना ये 5 लेटर निकले वॉवल्स के। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हम किसको मान सकते हैं? तो आंसर है सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, A से लेके Z तक, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट तो किसी को भी अपन बना सकते हैं ना। तो सपोज़ ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वो उसको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया, और यहाँ मैंने लिख दिया U, ऊपर लिखो अंदर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बाहर अंदर कहीं भी लिख सकते हो। दिस इज यूनिवर्सल सेट। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर केस में यूनिवर्सल सेट कौन बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल लेटर्स ए से लेके जेड तक। उसी में से ए ई आई ओ यू 5 लेटर हमने निकाला तो ये सेट बन गया। सो इसके एलिमेंट सब के सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले सेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं? देयरफॉर सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वेन डायग्राम हमेशा किसके रिलेशन में बनाया जाता है? एक सेट और उसके सबसेट के रिलेशन में। ये बात आपको भूलनी नहीं है, समझ गए? अच्छा, मुझे ये सेट दिखाना है, सेट ए। अब मैं चाहूँ तो ए ई आई ओ यू लिख के दिखा दूँ। तो इसके अंदर मैंने एक सेट बनाया, सपोज ये, दिस इज सेट ए। मान लो ये सेट ए है, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने सेट ए। तो इसके अंदर ये सब एलिमेंट आते होंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। दूसरा हम लिख रहे हैं सेट बी। दूसरा अपन क्या बना रहे हैं? सेट बी कौन सा है? देखो ए आई यू। तो ए, अगर ये एक सेट है, सपोज ये एक सेट है, इसके अंदर ए आई ओ यू आता है, और ये दूसरा सेट है, इसमें भी ए आई यू आता है, तो ये इसी के अंदर आएगा ना। तो इसको तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये बी सेट हो गया, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी कहाँ है? तो ए यूनियन बी इस केस में ये पूरा है, ये पूरा जो भी आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा ए यूनियन बी है। समझ गए? इसको ऐसे समझो। मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ। अभी तो हमने ये वाला एग्जाम्पल पकड़ लिया, इसलिए ऐसा सेट बन गया। अगर हम ए और बी को एक डिफरेंट टाइप का सेट बनाते, ए और बी एक डिफरेंट टाइप का सेट होता, जैसे यहीं पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। यहीं पर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मान लो मेरा सेट होता ये, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट है। और बी सेट है, सपोज बी सेट इज, इसको हम ले लेते हैं 4 तक 5, ठीक है। दिस इज 6 या सपोज 5 6 7 8, ये दूसरा सेट है। ए और बी दो सेट दिख गए। अब अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो इसका क्या मतलब होगा? ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के सभी एलिमेंट होंगे, बी के सभी एलिमेंट होंगे, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, ठीक है। सो ए के सभी एलिमेंट्स इसमें आएंगे यूनियन वाले सेट में, ये सभी एलिमेंट आ गए। बी के सभी एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट 5 से शुरू होता है, या मान लो इसमें 4 भी होता, तो ये 4 से शुरू हो रहा है, 4 5 4 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो दो बार नहीं लिखना, एक बार लिखना। 4 5 लिखा चुका, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 7 8, ये बन गया। दिस इज ए यूनियन बी, ये सेट तैयार हो गया। अच्छा, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते तो कैसे करते? ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन का रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब मान लो हमारे पास इस तरह का सेट आ गया ये, तो पहले हम क्या बनाते? सेट ए। ये इसमें कौन कौन आ जाता? 1 2 3 4 5 आ जाता। दिस इज 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ऐसे देखो ना, दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट बी है 4 5 6 7 8, तो उसको हम यहाँ बनाते ऐसे, ये दिस इज सेट बी। और इस सेट बी के एलिमेंट कौन कौन है? देखो 4 5 6 7 8, देखा? दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। और ये 4 और 5 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, कॉमन। कॉमन मतलब ये इसमें भी आ गए, ए में भी आ गए, और यही बी में भी काउंट हो गए। तो ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट होगा? ए यूनियन बी तो ये सेट है ना, ये पूरा, तो ये पूरा जिससे रिप्रेजेंट होंगे क्लोज सर्कल से, उसको हम क्या मान लेंगे? ए यूनियन बी। और वो कहाँ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं? ये देखो, ये पूरा, ये एक्चुअल में ये है पूरा ए यूनियन बी। बीच के लाइन वगैरह में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस ऑल, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिस शेडेड पोर्शन इज नोन एज ए यूनियन बी।
देख लो, इसको क्या बोलेंगे अपन, इस पूरे को A यूनियन B। जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसी के अंदर तो ये पूरे आएंगे 1 2 3 4 से लेके 8 तक, तो ये पूरे एलिमेंट इसमें आ गए। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है A यूनियन B का वेन डायग्राम में। ये समझ आ रहा है? ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम की, इसको नोट कर लीजिए। कुछ प्रॉपर्टी है जो हमको डिस्कस करना है, उसके बाद हम फिर अगले ऑपरेशन में चलते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नोट करें इसको जल्दी से। हैं सम प्रॉपर्टीज, नोट करिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। हम लोग यूनियन पढ़ रहे हैं ना, तो जब भी हम लोग यूनियन वाला ऑपरेशन लगाते हैं किसी सेट में, A यूनियन B, यूनियन निकालते हैं, तो उसके पास कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो होल्ड करके रखता है, वो प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ इज फुलफिल्ड व्हेन वी डूइंग यूनियन ऑफ एनी सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, क्लास 8 से आप पढ़ते आते हैं। जैसे अगर मैं A यूनियन B निकालूं, इसका क्या मतलब है, मेरे पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट A एक सेट B। अभी हमने जितने एग्जाम्पल किए उसमें से कोई एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। दो सेट है मेरे पास, एक सेट A एक सेट B, यानी मैंने मिटा दिया दो सेट। जैसे उसी को ले लो, AEIOU सेट A है और AIU सेट B है। तो जब हम A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा, AEIU बन जाएगा इसके अंदर, कॉमन एलिमेंट छोड़ के एक ही बार लिखना कॉमन एलिमेंट को। तो A यूनियन B हमने लिखा, A यूनियन B हमने निकाला, ठीक। अगर मैं B यूनियन A निकालता, B यूनियन A निकालता, तो भी क्या आता, वही सब एलिमेंट आते, AEIOU। समझे कि नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? या अभी जो एग्जाम्पल हम ऊपर कंसीडर कर रहे थे वही एग्जाम्पल ले लो। मैंने यहाँ पर A सेट में क्या लिखा था, 1 2 3 4 5। सेट A में क्या लिखा था, 1 2 3 4 5। जैसे चलो छोटा सा बना ही लेते हैं यहाँ पर। सेट A में क्या था, 1 2 3 4 5, और सेट B में क्या था, 4 5 6 7 8। ये दो सेट थे। पहली चीज़ मैं क्या निकाल रहा हूँ, A यूनियन B। तो कौन कौन आएंगे, A के सभी सेट, सभी एलिमेंट, ये B के सभी एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखना। तो 4 और 5 कॉमन है, वो लिखे जा चुके हैं, तो 7 8 ये लिख दिया, 6 7 8। तो ये पूरा क्या बन गया, A यूनियन B। अब अगर मैं तुमको बोलता कि A यूनियन B नहीं निकालो, B यूनियन A निकालो, तब क्या करते, पहले तुम क्या करते, B के सभी सेट लिखते, 4 5 6 7 8 ऐसे, और उसके बाद A के सभी सेट लिखते। लेकिन 4 5 लिखा जा चुका है पहले ही, उसको एक ही बार लिखना है, तो सिर्फ 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3 बस। अब ये 1 2 3 उधर लिखा हो इधर लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेट में, ठीक है ना, कि सेट के एलिमेंट इधर उधर लिखे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेट के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आता। एलिमेंट्स तो है ना, तो जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने एलिमेंट यहाँ हैं पूरे के पूरे। तो चाहे A यूनियन B निकालो या B यूनियन A निकालो, सेट तो वही बनता है ना। दोनों चीज़ें कैसी होती हैं, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, A यूनियन B निकाले और इसको अगर हम ऐसे पलट दिए, ऐसे पलटने को बोलते हैं कम्यूट करना, कम्यूट। तो कम्यूट करने से जो सेट ये बनता है वही सेट ये बनता है, इक्वल होते हैं दोनों, दोनों के एलिमेंट एक जैसे होते हैं। तो ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें फुलफिल होता है। दूसरी चीज़, दूसरा लॉ जिसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, वो भी इसमें फुलफिल होता है। एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, मेरे पास 3 सेट है A B C। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, एक सेट A, जैसे ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ऐसे एक तीसरा सेट होता C सेट। तो अगर मैं A सेट और B सेट का यूनियन निकालता, किसका यूनियन, जैसे 3 सेट है मेरे पास ना, एक सेट और है ये, तो मान लो इसमें है 8 9 10 A B C। तो अगर मैं A और B का यूनियन निकालता तो ये आता,
और इसके साथ फिर मैं सी वाले सेट का यूनियन निकालता, 8, 9, 10। ये ए यूनियन बी आ गया, पहले दो सेट का यूनियन निकाला, जो यूनियन बना उसके साथ सी वाले सेट का यूनियन निकालूंगा, यूनियन सी। एक तरीका ये हो गया, पहले मेरे पास 3 सेट थे ए बी सी, किसी दो का यूनियन निकाल लिया, 2 सेट का यूनियन, उसके बाद तीसरे सेट के साथ उसका यूनियन निकाला, तो लास्ट में कोई सेट बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा बनेगा, ये बना। और अगर मैं ऐसा करूं कि पहले मैं बी यूनियन सी निकाल लूं, कोई सेट बना, और उसको फिर मैं ए वाले सेट के साथ यूनियन निकाल लूं, इसको पहले निकाल लिए और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लिए, हम देखेंगे दोनों केस में लास्ट में रिजल्ट वही आता है, सेम, कोई बदलाव नहीं है रिजल्ट में। यहाँ भी इक्वल साइन आप यूज़ करेंगे। ये वाला जो फंडा होता है इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ नोट कर लें, एसोसिएटिव लॉ। तो जब हम लोग यूनियन निकालते हैं तो हम चाहे ए और बी दो सेट का यूनियन पहले निकालें, फिर सी के साथ उसका यूनियन निकालें तो लास्ट में आएगा कुछ सेट, या हम चाहें तो बी और सी का पहले यूनियन निकाल लें और फिर ए के साथ यूनियन निकालें, तो सेट के डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं आता, दोनों केस में एक जैसा सेट ही मिलता है, और इस लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी यूनियन के ऑपरेशन में होल्ड होता है। तीसरा लॉ है हमारा बहुत बिल्कुल घटिया सा लॉ है, अब जो लॉ आ रहे हैं वो ऑर्डिनरी लॉ है। तीसरा लॉ ये कहता है कि मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है खाली एम्प्टी, तो अगर मैं ए सेट का यूनियन एम्प्टी यानी नल सेट के साथ निकालूं तो क्या आएगा। फिर से याद करो, देखो यूनियन का क्या मतलब होता है, ए यूनियन नल सेट क्या मतलब हुआ, तो आंसर है जितने एलिमेंट ए सेट में होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे, जितने एलिमेंट नल सेट में होंगे वो सब यहाँ आ जाएंगे। नल सेट में कौन सा एलिमेंट होता है, कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन ए सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो तो दिखेंगे ना। नल सेट तो खाली सेट रहता है, उसके कुछ होता नहीं उसके अंदर, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या दिखेगा, सेट ए के एलिमेंट यानी सेट ए दिखेगा। सेट ए के अंदर तो वो आ गया ना खाली वाली जगह, नल सेट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी भी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे किसी सेट का तो वही सेट बनता है, समझे। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलते हैं भाई, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आइडेंटिटी लॉ एक दूसरा भी हम बोल सकते हैं, अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालें। अब थोड़ा सा देखना, ये दोनों साथ में यूज़ हो रहे हैं, ये सिंबल है यूनियन का, किसका, यूनियन का, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का कैपिटल यू यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब अगर हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट निकालें तो क्या आएगा, सोचिए। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, बड़े वाले सेट को जिसमें सभी एलिमेंट हैं, उसी से निकल के सेट ए बना होगा, तो ये जरूर इसका सबसेट होगा, तभी तो ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है कि बाकी जितने छोटे छोटे लल्लू पंजू सेट हैं उन सब का ये बाप है, समझ रहे हैं ना, सबके एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं। तो बाकी जितने सेट होंगे सब इसके सबसेट कहलाएंगे। तो अब बताओ इस सेट के अंदर क्या आना है, अगर मैं ए यूनियन यू निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा, तो आंसर है ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज ऑल एलिमेंट ऑफ यू। लेकिन यू के अंदर जितने एलिमेंट थे उसी से ए बना था, मतलब ए के एलिमेंट पहले से यू में मौजूद हैं, तो हमको जब यूनियन लिखेंगे तो उसमें सिर्फ कौन दिखेगा, यू के सभी एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू, समझ रहे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट के पूरे एलिमेंट, इसमें ए भी आ गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, बट कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार हम यूज़ करेंगे, दोबारा नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यू आ जाता है। इसको भी हम आइडेंटिटी लॉ ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है लेकिन इसको आइडेंटिटी लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको लॉ ऑफ यू बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू, और इसको लॉ ऑफ फाई भी बोलते हैं। तो चाहे आप लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ फाई के नाम से याद रखो, या एक शब्द में दोनों को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ, ऐसे याद रखो। पांचवी चीज, अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ निकाला जाए तो क्या आता है, वही सेट आएगा, वही एलिमेंट तो आएंगे। देखो
यूनियन के सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो पहले सेट में मौजूद हो, दूसरे सेट में मौजूद हो। तो ए के एलिमेंट ए के ही एलिमेंट आएंगे ना इस सेट में, इसलिए ए यूनियन ए ही होता है। और ये सबसे बकवास रूल है, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब इसमें धोखा नहीं खाओगे ना। एक चीज़ और बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बुक में तो यू पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। कभी देखोगे फाई पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? नियम आपको समझना है। तो ये 4-5 रूल्स हम लोग यूज़ करते हैं इसमें एज ए लॉ। और ये आगे जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उसमें ये कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक के अंदर, किसी न किसी पार्ट के अंदर ये यूज़ होंगे, इसलिए इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया वेन डायग्राम में। इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं दूसरे ऑपरेशन की तरफ, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इसको नोट करें जल्दी से।